सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम x to y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन। अब यहाँ पर हमें एक मैपिंग दी गई है, f मतलब कोई फंक्शन है x to y, इसकी डोमेन x है, कोड डोमेन कितनी है y, बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है ना f, ये हमें इन्वर्टेबल गिवन है, मतलब पहले ही हमें गिवन है। देन शो दैट f हैज़ यूनिक इनवर्स। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि f हैज़ यूनिक इनवर्स का क्या मतलब है। अब देखो यूनिक मतलब वन, इनवर्स आपको पता ही है। तो अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन समझाना चाहूँ तो यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेबल फंक्शन गिवन है और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका f इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा सिर्फ एक ही इन्वर्स हो सकता है, दो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही ऐसा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो यही बोल रहे हैं और यही बात हमें प्रूव करनी है। तो देखो टॉपिक पहले ही बहुत थ्योरेटिकल है, अब उस पर ये जो क्वेश्चन है ये भी थ्योरेटिकल है, मतलब ये भी थ्योरम टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जैसे थ्योरम में हम प्रूव करते हैं सारा कुछ, मतलब सब कुछ अपनी तरफ से सपोज वगैरह करके, ठीक है। तो धीरे धीरे करेंगे, आपको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसको मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कि आप उसको फील कर पाओ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना ये फंक्शन लिख लो आप, लेट f फ्रॉम x to y। अब ये क्या है, इज़ एन इन्वर्टेबल फंक्शन, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। अब अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वहाँ पर एक जी मैपिंग होगी जो एक्स एफ से क्या होगी, उल्टी होगी, और ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है देन f इज़ बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर आप लिख लो देयरफॉर f इज़ बाइजेक्टिव। अब ये मैंने आपके क्यों लिखा है यहाँ पर, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये क्या है, 1 1 on 2, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है, ये हमें गिवन है, और मैंने ये भी लिख दिया कि फंक्शन हमारा फिर 1 1 on 2 भी होगा। अब देखो डेफिनेशन पे फिर से आते हैं। अब देखो मैं आपको रफ में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लिखो, ऐसे मत लिखो, f फ्रॉम x to y। अब f क्या है, f इज़ इन्वर्टेबल। अगर f इन्वर्टेबल है तो आपको पता है कि यहाँ पर एक g मैपिंग होगी, विच एम्प्लाइज g फ्रॉम y to x, एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी वेयर g क्या होगा, f इनवर्स। क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है तो मैं g को लिख सकता हूँ f इनवर्स। तो g क्या हो गया, हमारे फंक्शन का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। अब ये एक इन्वर्स होता है, अब वो हमें क्या बोल रहे हैं कि इसको प्रूव करवाओ कि ये सिर्फ एक ही होता है, मतलब ये जो g है ये सिर्फ एक ही होता है, ऐसे दो नहीं हो सकते। तो देखो ऐसा प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इससे उल्टा सपोज कर लेंगे। हम ये कहेंगे, देखो मैं आपको मैपिंग मतलब ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। देखो आपके सामने यहाँ ये डेफिनेशन लिखी है, अगर f इन्वर्टेबल है तो नेचुरली वहाँ पर एक g मैपिंग होगी जिसको मैं बोल सकता हूँ कि f इनवर्स है। तो g क्या है, हमारे फंक्शन का इनवर्स। अब देखो अगर मैं इससे उल्टा सपोज करूँ तो आपको पता है कि हम इससे उल्टा क्या सपोज कर सकते हैं, हम मान लेंगे लेट h फ्रॉम y to x, वो भी क्या है, f इनवर्स। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक g मैपिंग सपोज कर ली और एक h मैपिंग, दोनों क्या हैं, f इनवर्स। मतलब मैंने दो इनवर्स सोच लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो वैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये दोनों क्या आ जाएंगी, मैपिंग इक्वल आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि f का सिर्फ एक ही इन्वर्स हो सकता है। बट हमने क्या किया, हमने उससे उल्टा सपोज किया। अब देखो यहाँ पर आप लिख लो लेट g एंड h आर टू इनवर्सेस ऑफ f। मतलब g और h हमारे दो इनवर्स हैं, किसके, f के, ठीक है। हमने इसको उल्टा सपोज कर लिया। अब देखो इसको मैं फिर से आपको रफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर g हमारा जो इन्वर्स है तो मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f इज़ इक्वल टू x और f ऑफ g इज़ इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, ठीक है। तो अगर h भी इन्वर्स है तो मैं लिख सकता हूँ
एच ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एच इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एफ के इनवर्स। ठीक है, अब देखो इनमें से मैं क्या करूँगा, इनमें से मैं कोई भी दो उठा लूँगा, जैसे ये वाली या ये वाली, ये वाली या ये वाली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये दोनों उठा रहा हूँ। अब यही दोनों क्यों उठा रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब देखो लेट जी एंड एच बी टू इनवर्सेस ऑफ एफ, तो मैं क्या लिखूँगा, आपको पता है देयरफॉर, आपको पता है एफ ऑफ जी कितना होगा, y इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन y। सिमिलरली हाँ, एफ ऑफ एच भी कितना होगा, y फॉर ऑल मतलब जो आइडेंटिटी फंक्शन इन y। ठीक है, क्योंकि ये दोनों h और g दोनों क्या हैं, हमारी रिवर्स मैपिंग है y टू x, y टू x। ठीक है, तो अब देखो, अब ये इसका आंसर भी y के इक्वल है, इसका आंसर भी y के इक्वल है, विच इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एच। ठीक है, विच इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एच। ठीक है, अब देखो, अब ना हम इन दोनों कंपोजिशंस को ना सॉल्व करेंगे। अब देखो आपको पता है कि राइट साइड पे कौन सा फंक्शन है g, राइट साइड पे कौन सा फंक्शन है h, और दोनों की इनपुट कितनी है y, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ जी वाई को हम सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एच वाई को हम सॉल्व करेंगे। एफ के अंदर जी वाई, एफ के अंदर एच वाई। ठीक है, अब मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि मैंने g ऑफ f और h ऑफ f क्यों नहीं लिया, मैंने f ऑफ g और f ऑफ h ही क्यों लिया। अब देखो आपको पता है कि जो हमारा f फंक्शन है, f फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था। अब उसका हम यूज़ करने वाले हैं। अब आपको पता है कि अगर इमेजेस सेम हों तो उनके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। अगर fx1 इक्वल टू fx2 है और फंक्शन हमारा 1 1 है तो एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको रफ में समझाता हूँ, f इज़ 1 1, तो अगर इमेजेस सेम हैं विच इम्प्लाइज एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, क्योंकि हमारी 1 1 की डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है, अगर आप मान के चलो, ये हमारा मान लो सपोज ये x1 है, ये x2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, fx1 इक्वल टू fx2, विच इम्प्लाइज gy इज इक्वल टू hy। अब मतलब ये एलिमेंट्स के आगे इक्वल, क्योंकि हमारा फंक्शन 1 1 है, आप यहाँ पर लिख लो सिंस f इज 1 1, सिंस हमारा फंक्शन क्या है 1 1, ये देखो ये x1 की इमेज है, मतलब gy की इमेज है, ये hy की इमेज है, तो अगर इमेजेस सेम है तो उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। एलिमेंट मतलब gy, एलिमेंट मतलब hy। अब देखो आपके सामने ही है gy इज इक्वल टू hy, मतलब ये दो डिफरेंट हमारे पास फंक्शन थे। लेट g एंड h आर टू इनवर्सेस ऑफ f। तो अगर ये दो अलग अलग इनवर्स थे, अलग अलग मैपिंग थी दो, तो ये दोनों के आगे सेम, विच इम्प्लाइज बोथ g एंड h आर सेम। ठीक है, तो देख लो आपके सामने हमने दो इनवर्स सोचे थे इसके, कि g अलग से इनवर्स है, h अलग से इनवर्स है, बट दोनों अल्टीमेटली क्या आ गए, सेम। देयरफॉर हम बोल सकते हैं f हैज़ यूनिक इनवर्स। देखो मुझे पता है कि थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ। देखो f हमारा इन्वर्टेबल गिवन था, अगर वो इन्वर्टेबल है तो वो 1 1 ऑन टू है, वहाँ पर बात खत्म होगी। अब उन्होंने ये बोला कि प्रूव करो कि इसका एक ही इन्वर्स होगा, तो मैंने उसके उल्टा सपोज किया कि g और h दो इन्वर्सेस हैं f के। अगर ये दो इन्वर्सेस हैं तो f ऑफ g और f ऑफ h को मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि f ऑफ g का आंसर y होगा, f ऑफ h का आंसर y होगा, क्योंकि यही हमारी डेफिनेशन कहती है इन्वर्टेबल फंक्शन की, कि अगर इन्वर्टेबल फंक्शन हो तो f ऑफ g का आंसर कितना आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन y।
ठीक है। तो अगर दोनों y के तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने कंपोजिशन को सॉल्व किया। अगर मैंने कंपोजिशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया f, और f हमारा क्या था 1 1। अब यहाँ पर मैं आपको वो भी बता देता हूँ, मैं भूल गया आपको बताना कि मैंने ये वाले देखो g ऑफ f और h ऑफ f को यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, f बाहर कौन सा फंक्शन है, f आ रहा है। अगर मैं इसको लेता, देखो g ऑफ f और h ऑफ f को लेता तो बाहर आता g के अंदर fx, h के अंदर fx, तो बाहर यहाँ पर h फंक्शन था, यहाँ पर g फंक्शन था, और यहाँ पर कौन सा आ रहा है, दोनों तरफ f आ रहा है, और f मुझे पता था कि क्या है 1 1, और अगर वो 1 1 है, इमेजेस सेम है, तो एलिमेंट्स क्या आएंगे, सेम। तो इसलिए मैंने f ऑफ g और f ऑफ h को सपोज किया। ठीक है। अब देखो 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है, इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम है। इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट्स सेम खुद ब खुद आ गए, क्योंकि फंक्शन हमारा 1 1 है। अब एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, जी वाई और एच वाई। ये दोनों मैपिंग जो मैंने अलग अलग सपोज की थी, दोनों अलग अलग इन्वर्स थे, वो दोनों अल्टीमेटली क्या आ गए, सेम। तो देयरफॉर एफ का क्या है, यूनिक इन्वर्स। ठीक है जी। अब देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। So next question, consider a function f from 1 to 3 to abc। मतलब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है, अब उसकी डोमेन कितनी है 1 2 3 और कोडोमेन कितनी है a b c गिवन बाय। अब हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है, f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b एंड f3 इज इक्वल टू c। मतलब जो 1 है वो a के साथ अटैच है, 2 जो है वो b के साथ अटैच है, 3 जो है वो c के साथ अटैच है। देन फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स का इनवर्स कितना है, f। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हमें कोई मैपिंग गिवन है, वो डिफाइन कैसे है वो भी बताया गया है, और उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि f इन्वर्स का अगर हम इन्वर्स करें तो वो किसके इक्वल आएगा, f के। अब ये जो मतलब कि जो प्रूव करने को बोला गया है, ये जो पार्ट है, ये एज ए रिजल्ट भी हम आगे जाके यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यू में, कि अगर हम किसी भी फंक्शन का डबल इन्वर्स करें, मतलब इन्वर्स का अगर फिर से इन्वर्स करें, अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देखो इन्वर्स एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसका हम फिर से इन्वर्स करें तो उसका आंसर सेम वही फंक्शन आएगा। तो ये जो रिजल्ट है हम क्वेश्चंस में आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। अब देखो 1 बाय 1 करके करते हैं, और इस क्वेश्चन को ना मैं आपको, देखो इन्वर्टेबल फंक्शन हमें प्रूव करवाना है इसको, क्योंकि हमें इन्वर्स ढूंढना है, तो इसको हम डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इसको मैं ना आपको बाइजेक्टिव की फॉर्म में करवाऊंगा, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इसको हम डायग्राम की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इसी डायग्राम की हेल्प से ही किए हैं। सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं। अब देखो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, 1 2 3 टू abc। ठीक है। अब आपके सामने यहाँ बताया गया कि f1 किसके साथ अटैच है, a के साथ, f2 किसके साथ अटैच है, b के साथ, और f3 किसके साथ अटैच है, सी के साथ। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब इसको ना आपको डायग्राम की हेल्प से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप डायग्राम की हेल्प से करोगे तो आपको देखते ही बता दो कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो ये 2 सेट ले लिए मैंने, अब ये क्या है 1 2 3, अब ये क्या है a b c। अब आपको पता है ये जो 1 है ये a के साथ अटैच है, 2 जो है वो b के साथ अटैच है, 3 जो है वो c के साथ अटैच है। अब देखो आपको पता होगा हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। आपको याद होगा हमने एक 5th क्वेश्चन भी किया था कि जिसमें उसमें क्या था कि 3 अलग अलग तरह की मैपिंग दी थी, तो उन्होंने पूछा था कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको पता है कि देखो ये क्लियरली देखते ही मैं बता सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या है 1 1 ऑन 2, क्योंकि देखो 1 1 की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि लेफ्ट साइड में जो भी सेट है उसके सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब देखो 1 की भी डिफरेंट है, 2 की भी डिफरेंट है, 3 की भी डिफरेंट है, तो मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 है। अब ऑन 2 की बात करते हैं। अब ऑन 2 क्या कहता है कि राइट साइड में ये जो सेट है इसके सभी एलिमेंट्स, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी लेफ्ट साइड के एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। अब क्लियरली ए भी अटैच है, बी भी अटैच है, सी भी अटैच है, तो मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं है। तो क्लियरली ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। तो इसको जस्ट लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लो बिकॉज एलिमेंट on left side
हैव डिफरेंट इमेजेस। यहाँ पर आप ऐसा कर लो, ऑल लिख लो, ऑल एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड हैव डिफरेंट इमेजेस, देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। एंड आल्सो ऑल एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड सेट, ये वाला सेट ABC is attached with some element on left side। मतलब हमारे राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किसी ना किसी के साथ अटैच हो रहे हैं, देयरफॉर f is on 2। अब देख लो आपके सामने ही है, फंक्शन हमारा 1 1 भी है, फंक्शन हमारा ऑन 2 भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख दो देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है, 1 1 और ऑन 2 दोनों। तो अगर हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है मतलब वो बाइजेक्टिव है, और अगर वो बाइजेक्टिव है तो मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल सकता हूँ कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो क्या है, इन्वर्टेबल। तो देयरफॉर f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। तो अगर हमारा f इन्वर्टेबल फंक्शन है, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और आपको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि अगर कोई भी मैपिंग 1 1 ऑन 2 होती है तो और मतलब वो इन्वर्टेबल होगी, तो इन्वर्टेबल का क्या मतलब है कि उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो हम एक f इनवर्स मैपिंग लिखेंगे, देयरफॉर, तो रोटेट करूँगा तो ये इसकी को डोमेन है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा डोमेन में, और इसको मैं लिखूँगा को डोमेन में जो इसकी डोमेन है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं आपको डायग्राम से एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर है A B C, अब यहाँ पर है 1 2 3। अब देखो क्लियरली यहाँ पर ये 1 1 ऑन 2 मैपिंग है, मतलब A जो है वो हमेशा 1 के साथ अटैच रहेगा, तो यहाँ पर भी सेम A 1 के साथ, B सिमिलर 2 के साथ, C सिमिलरली 3 के साथ, क्योंकि ये आपस में हमेशा अटैच ही रहेंगे। देखो इसको मैं रोटेट भी करूँगा तो ये आपस में तो कनेक्टेड ही रहेंगे ना, क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 मैपिंग है। तो देयरफॉर आपके सामने इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके एलिमेंट्स किस तरह से आंसर देंगे, f इन्वर्स A का आंसर आएगा 1, f इन्वर्स B का आंसर आएगा 2, f इन्वर्स C का आंसर कितना आएगा 3। तो मैंने एक मैपिंग, देखो मैंने f को इन्वर्टेबल भी प्रूव कर दिया और उसका मैंने इन्वर्स भी फाइंड आउट कर दिया। अब देखो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा इसमें कि अगर मैं, देखो ये f इन्वर्स हमने ढूंढ लिया, अगर मैं इसका फिर से इन्वर्स ढूंढूं तो वो किसके इक्वल आएगा, f के। तो ऐसा करते हैं, अब हम उसकी तो बाद में बात करेंगे कि ये किसके इक्वल आएगा। देखो आपको इन्वर्स का प्रोसीजर पता है, देखो मैंने f का इन्वर्स अभी आपके सामने ढूंढा, तो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैं इसको देखते ही बता सकता हूं कि इसका जब हम रोटेट करेंगे तो ये f के इक्वल ही आएगा, बट फिर भी हमें एग्ज़ाम में तो करना ही होता है ना इसको, तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो आपके सामने है f का इन्वर्स, मैंने कैसे ढूंढा कि मैंने f की मैपिंग लिखी, उसको डायग्राम से लिखा और फिर मैंने देखा कि वो 1 1 ऑन 2 है तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सेम अब हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उसको ना नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो ये हमारी f इन्वर्स की मैपिंग है जो हमने लास्ट पेज पे अभी अभी सॉल्व की थी। अब देखो बेसिकली हमें इसका फिर से इन्वर्स ढूंढना है, तो मैंने पहले मैपिंग लिख ली, आपको इन्वर्स का प्रोसीजर तो पता ही है। अब ये मैपिंग लिख ली मैंने, A B C इसकी डोमेन है, 1 2 3 इसकी को डोमेन है, तो समझ लो, आप ये समझ लो बस ये आपके सामने नया क्वेश्चन है। अब ये भूल जाओ कि ये f इन्वर्स है, मान लो ये G है या कुछ भी नेम सपोज कर लो अपने माइंड में, ठीक है। अब देखो ये डिफाइन किया हुआ है कि A 1 के साथ अटैच है, B 2 के साथ, C 3 के साथ। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बिकॉज every element on left side have different image, सबकी क्या है, डिफरेंट इमेज है, आपके सामने ही है। A की 1 है, B की 2, C की 3, therefore f इनवर्स इज 1 1। तो आपके सामने ही f इनवर्स हमारा क्या है, 1 1 है। एंड ऑन टू की बात करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑन राइट साइड
is attached with some एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड, मतलब इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी के साथ अटैच हो रहे हैं, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, सी और 3 सी के साथ। तो देयरफॉर एफ इनवर्स इज ऑन टू। तो क्लियरली देख लो एफ इनवर्स हमारा 1 1 भी है, एफ इनवर्स हमारा ऑन टू भी है। तो देयरफॉर एफ इनवर्स इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अब आप फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अब इसको भूल जाओ कि एफ इनवर्स है। अब अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो क्या होगा, बाइजेक्टिव। और अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या है, इन्वर्टेबल। देयरफॉर एफ इनवर्स इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब एफ इनवर्स हमारा क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो अगर एफ इनवर्स इन्वर्टेबल फंक्शन है, देयरफॉर एफ इनवर्स का इनवर्स, मतलब ये जो फंक्शन है, मान लो इसका नाम जी है, ठीक है, मान लो देखो, मान लो इसको मैं जी लिखूँ, तो अगर एफ इनवर्स इन्वर्टेबल है तो जी क्या होगा, जी इज़ इन्वर्टेबल। अगर इसका नेम रखूँ मैं, जी इन्वर्टेबल है तो जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जी इनवर्स की वैल्यू कितनी है, एफ इनवर्स का इनवर्स। देयरफॉर जो ये देखो एफ इनवर्स हमारी मैपिंग है वो इन्वर्टेबल है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर एफ इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम मैपिंग लिख देते हैं, एफ इनवर्स का इनवर्स। अब ये मैपिंग हमें लिखनी है, आपको पता है इसको मैं रोटेट करूँगा। अब यहाँ पर इसकी को डोमेन कितनी है, 1 2 3, तो ये इसकी बन जाएगी डोमेन। अब ये क्या है इसकी डोमेन, तो ये क्या बन जाएगी इसकी को डोमेन। ठीक है, तो इसको आप लिख के भी दिखा लो डायग्राम से। चाहे मैंने इसको रोटेट किया, 1 2 3 इधर आ गया, ए बी सी इधर चला गया, बट आपको पता है कि ए हमेशा 1 के साथ ही अटैच रहेगा, 2 हमेशा बी के साथ ही अटैच रहेगा, 3 हमेशा सी के साथ ही अटैच रहेगा। तो क्लियरली अब देखो इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। एफ इनवर्स का इनवर्स में अगर हम 1 फिल करेंगे तो कितना आएगा, ए। एफ इनवर्स के इनवर्स में अगर हम 2 फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, बी। एफ इनवर्स के इनवर्स में अगर हम 3 फिल करेंगे तो कितना आएगा, सी। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एफ इनवर्स का भी इनवर्स आपको निकाल के दिखा दिया। देखो पहले देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले हमने एफ का इनवर्स निकाला, सेम प्रोसीजर हमने दोबारा से उसको रिपीट किया और एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकाल दिया, आपके सामने ही है। अब जस्ट हमें ये चेक करना है कि क्या ये एफ के इक्वल है। अब आपको पता है, मैं आपको वो भी लिख के दिखा देता हूँ। आपका जो एफ मैपिंग थी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो हाईलाइट कर देता हूँ। एफ मैपिंग आपकी इस तरह से थी, 1 2 3 से ए बी सी। अब वो डिफाइन कैसी थी, F1 का आंसर A, F2 का आंसर F2 है यहाँ पर, का आंसर B, F3 का आंसर C। अब देखो आपके सामने ही है, F की इनपुट कितनी है, वन की डोमेन कितनी है, 1 2 3, कोड डोमेन कितनी है, ABC। F इनवर्स के इनवर्स की इनपुट मतलब डोमेन कितनी है, 1 2 3, कोड डोमेन कितनी है, ABC। अब क्लियरली उनके आंसर भी सेम है। इसमें मैंने 1 फिल किया तो A आंसर आया, 2 फिल किया तो B, 3 फिल किया तो C। यहाँ पर भी 1 फिल किया तो A, 2 फिल किया तो B, 3 फिल किया तो C। तो आज के बाद आप ये रिजल्ट याद रखोगे कि अगर किसी फंक्शन का पर्टिकुलर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर उसका मैं फिर से इन्वर्स करूँगा तो वो फिर से उसी वापस स्टार्टिंग वाले फंक्शन पर वापस आ जाएगा। तो मतलब देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि एफ इन्वर्स का अगर मैं इन्वर्स करूँ तो वो अपने ही फंक्शन के जो स्टार्टिंग में फंक्शन था एफ, उसके ही हमेशा इक्वल आएगा। और ये रिजल्ट हमें MCQ में भी काफ़ी हेल्प करेगा। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस को ना, क्योंकि ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कि मैं आपको अच्छे से तरीके से आपको विजुलाइज भी करवा पाऊँ और उसको आपको ईजी से ईजी वे में समझा भी पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक फंक्शन गिवन है x टू y, मतलब डोमेन x कोड डोमेन y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब वो इन्वर्टेबल हमें गिवन है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन शो दैट इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स इज f। अब थोड़ा सा आपको सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, दैट इज f इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू f, मतलब अगर मैं f इन्वर्स का इन्वर्स करूं तो वो कितना होगा f, दैट इज f इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू f।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का ही मतलब पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर किसी भी फंक्शन का जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका अगर मैं 2 बार इन्वर्स करूंगा, मतलब पहले इन्वर्स का अगर इन्वर्स करूंगा तो उसका आंसर सेम वही फंक्शन आएगा। तो मैंने आपको बोला भी था कि इस रिजल्ट को हम आगे जाकर यूज़ भी करेंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन और भी थ्योरेटिकल है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें थोड़ा सा गिवन भी था कि एफ फंक्शन डिफाइन कैसे है। तो मैंने इसको करके भी दिखा दिया, आपको विजुलाइज करके भी दिखा दिया, डायग्राम बना के भी दिखा दिया कि ये 1 ए के साथ अटैच है, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, उसको हमने रोटेट कर दिया। तो मैंने सारा प्रोसीजर करके दिखा दिया। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। वैसे बहुत ईजी है, आपको पहले ही पता है कि अगर हम एफ इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो उसका आंसर एफ ही आएगा। देखो सबसे पहले ना फंक्शन लिख लो, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। देखो एक्स टू वाई है, अब हमें फंक्शन ये तो बताया नहीं कि डिफाइन कैसे है, बट ये बता दिया कि एक्स टू वाई कोई फंक्शन हमारी डिफाइन है। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर जब हमें पता ही नहीं है कि हमें डिफाइन कैसे है, तो इसको मैं आपको डायग्राम से तो करवा नहीं सकता, बट हाँ डेफिनेशन से करवा सकता हूँ। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वहाँ पर एक उल्टी मैपिंग होगी जी वाई टू एक्स। तो वही लिखते हैं, तो अब लिख लो सिंस एफ इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। आपको पता है कि f इन्वर्टेबल फंक्शन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट जी मैपिंग होगी जो इससे उल्टी होगी, मतलब y टू x सच दैट। तो मैं डेफिनेशन एक्चुअली लिख रहा हूँ, g ऑफ f इज इक्वल टू i ऑफ x, मतलब x, f ऑफ g इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू वाई। ये मैंने कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है। आपको पता ही है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होता है तो एक उल्टी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, और जी ऑफ एफ का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स, एफ ऑफ जी का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई होता है। ठीक है, तो देयरफॉर जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो ये मैंने पूरी कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है, आप डेफिनेशन चेक भी कर सकते हो, मैंने यही लिखी थी, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, जी फ्रॉम वाई टू एक्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मैं जी को लिख सकता हूँ एफ इनवर्स। तो यानी कि जी हमारा क्या है, एफ इनवर्स। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाह रहा हूँ। को ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसके बाद आपको थोड़ा सा समझाने में मुझे प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप उसको ना देख सको अपने माइंड में। देखो और मैं रफ में आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले ली, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ये आपको पता है कि इसमें 1 और 2 है, इसमें ए बी, मतलब 1 ए के साथ अटैच है, 2 बी के साथ। अब आपको पता है ये क्लियरली ये जो मैपिंग है ये 1 1 ऑन 2 है। यहाँ पर भी सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, और इधर राइट साइड में भी कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं है। तो ये 1 1 ऑन 2 है, मतलब ये बाइजेक्टिव है, मतलब ये इन्वर्टेबल है। अब यहाँ पर एफ क्या है, इन्वर्टेबल। ठीक है, अगर एफ इन्वर्टेबल है तो मैं जी मैपिंग लिख सकता हूँ, उल्टी लिख ली मैंने वाई टू एक्स, ए 1 के साथ, बी 2 के साथ। तो अगर वैसे मैं बात करूं, इसको आप भूल जाओ, अगर मैंने आपके सामने ये मैपिंग लिखी जी वाई टू एक्स, अब ए 1 के साथ अटैच है, बी 2 के साथ अटैच है। अब क्लियरली ये फंक्शन 1 1 है क्योंकि ए की भी डिफरेंट इमेज है, बी की भी डिफरेंट इमेज है। अब क्लियरली ये फंक्शन ऑन 2 है क्योंकि 1 और 2 दोनों मतलब किसी ना किसी के साथ अटैच है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो जी क्या हो गया, जी इज़ बाइजेक्टिव। ये मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। जी बाइजेक्टिव है तो जी क्या होगा, इज इन्वर्टेबल। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो एफ भी इन्वर्टेबल है, जी भी इन्वर्टेबल है। तो मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल बोलता हूँ मतलब मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ, और अगर मैं एफ को रोटेट करके जी बना सकता हूँ तो मैं जी को भी रोटेट करके एफ बना सकता हूँ, क्योंकि रोटेटिंग बोथ साइड पॉसिबल है। और वैसे भी आज के बाद आप ये बात याद रखोगे कि अगर मैं जी को बोल सकता हूँ कि वो एफ इन्वर्स है तो जी का इन्वर्स भी कितना होगा, एफ। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। आप अगर मैंने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैं बोलूँगा कि एफ इन्वर्स क्या है, जी। ठीक, अगर मैंने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया, मान लो आपके पास स्टार्टिंग में ये मैपिंग है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसकी मैंने उल्टी मैपिंग लिखी एफ एक्स टू वाई, तो अब मैं क्या लिखूँगा कि जी का इन्वर्स कितना है, एफ। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं दो ऐसे पॉसिबल मैपिंग्स लिख सकूँ, एफ का इन्वर्स जी है और जी का इन्वर्स एफ है, तो ये बात आप हमेशा याद रखोगे। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको विजुलाइज करवा पाऊँ ये चीज़, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो अगर जी क्या है, एफ इन्वर्स, तो देयरफॉर जैसे मैंने आपको बताया था कि जी भी क्या है, इन्वर्टेबल, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जी इज आल्सो
इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर g भी इन्वर्टेबल फंक्शन है विच इम्प्लाइज g इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि g इनवर्स एग्जिस्ट, और मैंने आपको समझाया भी था कि f का इनवर्स कितना होता है g और g का इनवर्स कितना होता है f। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर g इनवर्स कितना है f। और अगर मैं यहाँ पर इसको आप नंबर 1 दे दो यूजिंग 1, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे f दोनों साइड चाहिए, तो g यूजिंग 1, g की वैल्यू कितनी है f इनवर्स, तो यहाँ पर आप फिल कर दो g की वैल्यू कितनी है f इनवर्स। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये g की वैल्यू ना मैंने f इनवर्स फिल कर ली। ठीक, तो इज इक्वल टू f, जो हमें अल्टीमेटली प्रूव करना था। और वैसे भी हमें लास्ट क्वेश्चन में भी इसको प्रूव किया था कि अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो अगर उसका मैं फिर से इन्वर्स लूँगा तो उसका आंसर सेम वही फंक्शन आएगा, और यहाँ पर भी हमने प्रूव कर दिया। देखो थोड़ा सा एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है। f इन्वर्टेबल था तो मैंने डेफिनेशन लिखी कि उल्टी मैपिंग होगी, जिसका g ऑफ f कितना होगा x, f ऑफ g कितना होगा y, ये मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी वैसे ही। तो g क्या होगा f इनवर्स। ठीक है, अब मैंने आपको इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक थ्योरेटिकल था, उसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अगर f कोई मैपिंग है इस तरह से डिफाइन है, अगर कोई g मैपिंग है वो इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, तो आपको पता है कि g तो क्या है f इनवर्स, ये तो आपको सभी को पता है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करूँ, इसको भूल जाओ f को, तो अगर कोई g मैपिंग हो वो इस तरह से डिफाइन हो, वो 1 1 on 2 है, बाइजेक्टिव है, वो इन्वर्टेबल है। अगर वो इन्वर्टेबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका उल्टा कितना होगा x टू y, 1 a के साथ 2 b के साथ, मतलब जो g का इन्वर्स है वो क्या है f, और f का इन्वर्स क्या है g। तो ये भी रिजल्ट आप याद रखोगे हमेशा कि f इन्वर्स कितना होता है g और g का इन्वर्स कितना होता है f। तो देखो अगर g इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने लिखा कि g इन्वर्स किसके इक्वल होगा f के, और g की मैंने वैल्यू फिल कर दी, तो f इन्वर्स का इन्वर्स कितना होगा हमेशा f, सेम वही फंक्शन। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ f फ्रॉम r टू r बी गिवन बाय, अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है r टू r, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, गिवन बाय, अब डिफाइन कैसे है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, मतलब ये हमें फंक्शन बताया गया कि इस तरह से डिफाइन है, देन f ऑफ fx इज़। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, क्योंकि आपको पता है कि NCERT में जितने भी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन होते हैं वो MCQ टाइप होते हैं, और आजकल वैसे भी ये जो क्वेश्चंस हैं मतलब MCQ टाइप, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब आपको याद होगा f ऑफ f, ये हमने सेम इसी एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन किया था। अब 4th क्वेश्चन में भी हमें फंक्शन गिवन था और उन्होंने बोला था कि f ऑफ f को फाइंड करो, तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। ये ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आप इस पर ध्यान मत दो, आप जस्ट अपना ध्यान जो है, अपना फोकस जो है वो क्वेश्चन पे रखो। अब आपको पता है कि हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, r टू r, डिफाइन कैसे है वो भी लिख लो, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब देखो हमें f ऑफ f फाइंड करना है, मतलब हमें कंपोजिशन फाइंड करनी है, और ये हमारे लिए बहुत इजी है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो ये आपका फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ fx। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर x है, और वैसे भी आपको पता है कि राइट साइड पे कौन सा फंक्शन है f, और f की इनपुट कौन सी है x। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या कहती है कि f के अंदर fx। ठीक है, और आपको पता है कि कंपोजिशन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बाहर वाला फंक्शन सॉल्व करते हैं। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, fx, और fx की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो 3 माइनस 1 का क्यूब 1/3, मतलब x की जगह पर मैंने 1 लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर fx ही फिल कर दूँ तो 3 माइनस fx का क्यूब उसकी पावर 1/3, क्योंकि मैंने वह x की जगह पर fx लिख दिया, तो आप लिख दो 3 माइनस fx की पावर 3 होल की पावर 1/3। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखो 3 माइनस fx की अपनी वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो ध्यान से लिखना है, ये fx की वैल्यू है। मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, fx की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब इसकी एक और पावर भी है 3, तो वो भी लिखना मत भूलना, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो सारे की पावर कितनी है 1/3, देख लो, ये देखो ग्रीन में ये 3, ये 3,
और ये बीच में कौन सी वैल्यू है, जस्ट एफ एक्स की। ठीक है, अब 3 और 1/3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि 1/3 और 3 कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 पावर रह जाएगी। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस को अब अंदर ले जाओ, -3 + एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब क्लियरली आपके सामने है 3 और -3 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास कितना रह गया, एक्स क्यूब की पावर 1/3। दैट मीन्स अब ये भी आपस में कट हो गए, तो कितना आंसर आ गया, एक्स। तो देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स का आंसर कितना आ गया, एक्स। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ पर लिख दो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अब ये भी MCQ की फॉर्म में है। लेट f फ्रॉम r माइनस 4/3 टू r। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसकी डोमेन कितनी है, रियल नंबर -4/3। अब इसका क्या मतलब है कि रियल नंबर में तो आपको पता है कि सभी नंबर्स होते हैं, अब उसमें से सिर्फ -4/3 को हटा लिया गया। अब इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब इसकी कोड डोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर। भी ये फंक्शन डिफाइंड है। सब फंक्शन डिफाइन कैसे है, 4x अपॉन 3x + 4। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से -4/3 को क्यों रिमूव किया गया। देखो वैसे तो कुछ खास नहीं है, बट मुझे ऐसा होता है कि मैं आपको हर पॉइंट क्लियर करूँ। तो ये आपका फंक्शन है, तो अगर मैं यहाँ पर -4/3 फिल कर दूँ, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ऊपर कितना आ गया, -16/3, नीचे कितना आ गया, -4 + 4 0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो अगर यहाँ पर मैं -4/3 फिल करूँगा या रखूँगा अपनी डोमेन में, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने इसको रिमूव कर दिया। द इनवर्स ऑफ f इज़ द मैप। अब यहाँ पर हमें f का इनवर्स भी दिया गया है, उसकी इनवर्स मैपिंग भी बताई गई है। वो क्या है, g रेंज f टू r -4/3। अब आपको पता है कि इन्वर्स मैपिंग है, मतलब जी जो मैपिंग है वो एफ से बिल्कुल उल्टी होगी। यहाँ पर ये इसकी देखो डोमेन है r -4/3। अब ये क्या है, इसकी कोड डोमेन है। अब आपको पता है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर इसकी कोड डोमेन है, इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज एफ, तो वो इसकी डोमेन लिखी गई है, मतलब एक उल्टी मैपिंग लिखी गई है। अब वो बोल रहे हैं कि जो जी मैपिंग है वो डिफाइन किस तरह से होगी, और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो देखो सबसे पहले ना फंक्शन लिखते हैं, आपको याद आ जाएगा। अब फंक्शन हमारा कैसे है, रियल नंबर -4/3 टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब फंक्शन डिफाइन कैसे है, 4x/3x + 4। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी मैं उल्टी मैपिंग लिखता हूँ तो मैं हमेशा ये लिखता हूँ =y। मैं कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट ले सकता हूँ, मैं हमेशा y लेता हूँ, तो मैंने y लिख लिया। अब यहाँ पर आप लिख लो कि x किसको बिलोंग कर रहा है, r -4/3, और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि y किसको बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ f, क्योंकि हमें उल्टी मैपिंग रेंज f से बताई गई है। मतलब जो हमें उल्टी मैपिंग लेनी है, देखो ये इस फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स ढूंढना है तो उल्टी मैपिंग कैसे होगी, ये डोमेन है और इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज f। तो उसी से मैंने y एलिमेंट उठा लिया कि y क्या है हमारी रेंज में, क्योंकि इसका आंसर अल्टीमेटली y आएगा, मतलब y क्या होगा, किसी x के साथ अटैच होगा, मतलब वो रेंज में होगा। क्योंकि आपको पता है डोमेन बड़ा सेट होता है और जितने भी उसमें सारे एलिमेंट्स अटैच होते हैं x के साथ, वो सभी क्या होते हैं, रेंज। तो y हमारा कहाँ से आएगा, रेंज ऑफ f में से। ठीक है, अब देखो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो आपको पता है कि देखो ये हमारी f मैपिंग है, r -4/3 जो रेंज ऑफ f। तो ये हमारा x क्या है, इनपुट है, ये x में रिलेशन है और अल्टीमेटली y में हमारा आंसर है। तो अगर मैं एक उल्टी मैपिंग लिखूंगा, आपको पता है उल्टी मैपिंग उन्होंने गिवन हमें दी हुई है कि रेंज f टू r -4/3, वो हमें गिवन है। अब वो बोल रहे हैं कि डिफाइन कैसे करनी है। अब यहाँ पर इसकी इनपुट रेंज f मतलब y, तो y में रिलेशन और अल्टीमेटली x में क्या आएगा, हमारा आंसर। तो आपको पता है कि यहाँ पर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, तो हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वही लिख लो, लेट, और इसको निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जस्ट यही पूछा है कि मैपिंग डिफाइन कैसे है। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 4 × y, तो 4x = तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3xy + 4y। अब ऐसा करो, x की टर्म्स को आप इकट्ठे कर लो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली x में ही आंसर देना है।
तो ये मैंने y को सेपरेट कर लिया, तो यहाँ से आप x को कॉमन ले लो, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। तो x का आंसर कितना आ गया, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, तो ये देख लो मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख ली। अब आपको पता है कि आपकी मैपिंग कितनी है, रेंज f से r माइनस 4/3। तो ये डिफाइन कैसे होगी, जी वाई इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा, x, मतलब आपकी कोडोमेन में से। ठीक है, तो ये हमारी जो मैपिंग है ये इस तरह से डिफाइन है। अब देख लो आपके सामने है, इसमें उन्होंने बोला था कि ये जो इन्वर्स मैपिंग है जो गिवन है हमें, वो किस तरह से डिफाइन है। हमें जस्ट यही पूछा गया है कि इन्वर्स मैपिंग जो हमें गिवन है वो किस तरह से डिफाइन है। उन्होंने हमें इन्वर्स निकालने को नहीं बोला। तो इन्वर्स मैपिंग आपको पता है कि किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, करके दिखा दिया। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई मैंने लिख के दिखा दी। तो इसका आंसर कितना है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है जी। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है कि मैं जब भी मैपिंग लिखता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको चेक करना है कि क्या वो मैपिंग सभी जगह डिफाइन हो रही है। अब ये जो मैपिंग है ना जी वाली, ये ना अगर मैं यहाँ पर जी वाई, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 4/3 फिल करूँ, जस्ट आपको वैसे समझा रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा, 16/3, 4 माइनस 4, दैट मीन्स 16/3 अपॉन 0, मतलब इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेयर y नॉट इक्वल टू 4/3। ये जस्ट वैसे ही आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। आप ये भी लिख सकते हो कि 4/3 डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ f, मतलब रेंज ऑफ f, ये भी लिख लो, क्योंकि आपको याद होगा हमने ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया था। अब उस क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 6। अब उसमें मैंने y की वैल्यू आपको फिल करके दिखाई थी कि y को हम 1 नहीं फिल कर सकते, क्योंकि अगर हम y को 1 फिल करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और y हमारी रेंज में था ही नहीं, मतलब y इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारी रेंज में था ही नहीं। तो सेम मैं आपको दोबारा से करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट ये जो 4/3 है ना, आप खुद से कर सकते हो कि 4/3 आपकी मतलब फंक्शन जो आपका डिफाइन है ना, कैसे आपका फंक्शन डिफाइन है कि f(x) इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। आप इसमें कोई सी भी वैल्यू फिल कर लो, इसका आंसर कभी भी 4/3 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे कि आपने यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं किया जो आप बाकी क्वेश्चंस में करते हो। तो मैंने यहाँ पर भी आपको करके दिखा दिया, 4/3 कभी भी हमारी रेंज ऑफ f में नहीं आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल भी थे, टॉपिक भी एक्चुअल में थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक भी आपको ईजी से ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको विजुलाइज करवा पाऊँ। और मेरी सजेशन यही है कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप विजुलाइज करते जाओगे, उसको समझते जाओगे, तो आपको रिलेशन एंड फंक्शंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।